कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को एनसीईआरटी में या मॉड्यूल में थोड़ा सा फैला के या फिर मेन पॉइंटर्स दे के दिया हुआ है, तो हम जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे। मैं समझा नहीं, जस्ट एलैबोरेट करो थोड़ा सा, क्या बोलना चाह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी हम लोग कैसे करते हैं, पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं, फिर डाउट्स हमारे लेते हैं। तो सर इस प्रोसेस में थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि रीड करते वक्त भी सर समझने में थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है। तो सर मैं कह रहा था कि आप पहले समझा दीजिए कोई टॉपिक, उसका मेन ब्रीफ हमें बता दीजिए, उसके बाद फिर सर हम उससे रिलेटेड अपनी क्वेरीज पूछ लें, और सर लास्ट में हम फटाफट उस टॉपिक को रीड कर लें। तो सर इसमें शायद कम टाइम लगेगा। अच्छा, तो व्हाट यू सेइंग इज कि पर टॉपिक में सबसे लास्ट में कर लें। आप ये कह रहे हो कि जो पर टॉपिक में ये जो भी ब्रीफिंग्स बाद में अपन लोग करते हैं समझाने के लिए, वो पहले कर दूं, आप ये कह रहे हो? यस सर। आई बिलीव ये सेम ही टाइम लगेगा, बट ठीक है, तुम्हारा ऐसा मन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इट विल टेक द सेम टाइम, ठीक है, क्योंकि ब्रीफिंग में उतना ही टाइम लगेगा, फिर रीडिंग तुमको करनी ही है और उसमें उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। यस सर, टाइम मेरा लॉजिक सिर्फ एक्सप्लेनेशन को लेकर के इतना सा ही रहता है तुम लोगों के लिए। देखो, तुम कोर्स कंप्लीशन की चिंता मत करो, क्योंकि कोर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे जैसे भी कंप्लीट हो वो हो जाएगा, ठीक है, और टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट इज कि मैं ये चाहता हूं कि अगर देखो क्या होता है ना, कई बार चैप्टर से क्वेश्चन आता तो है, पर वो बेसिक क्वेश्चन की जगह कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जो आप अगर जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, यू वोंट बी एबल टू राइट इट डाउन प्रॉपर्ली, ठीक है। तो मेरा, और मैं सिर्फ एक बच्चे को लेकर के नहीं सोच रहा हूँ यहाँ पर, आई एम थिंकिंग ऑफ यू ऑल एज अ ग्रुप, जिसको मुझको सब बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को ये उतना एटलीस्ट उनके पास रहना चाहिए कि दे शुड आंसर दैट क्वेश्चन, एटलीस्ट दे शुड हिट एंड ट्राई इट, और उसके बाद एटलीस्ट दे शुड स्कोर सम ऑफ द लाइक अच्छे मार्क्स, लाइक 70-80 लाइक एटलीस्ट मिनिमम दिस 70-80 मार्क्स तो आपको आउट ऑफ 100 आने ही चाहिए। तो वो मैं और वो सबके लिए मैं सोच रहा हूँ। आई नो सम ऑफ द पीपल ऑफ यू आर कैपेबल ऑफ स्कोरिंग 100%, वो मुझे को पता है कि तुम में से कुछ क्या, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पता है कि 95 प्लस स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट ईयर अराउंड आउट ऑफ 39 स्टूडेंट्स, जहां तक मुझे ध्यान है 10 स्टूडेंट्स का 95 प्लस था, जहां तक मुझे ध्यान है। इनफैक्ट 2 का तो शायद 2 या 3 का तो 100 था, और 4 का या 3 का जो था वो 99 था। तो मुझे ऐसा कुछ कुछ ध्यान है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरा एक्सप्लेनेशन और तुम लोग को बार बार एक्सप्लेनेशन का इन्वॉल्व करने का लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि तुम लोग थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व होगे ना, तो चीजें थोड़ा सा ज्यादा समझ पाओगे, सभी के सभी। बाकी अगर तुमको लगता है कि वो पार्ट हटाना है तो ठीक है, उसमें कोई मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम आने वाली है, बट टाइम उतना ही लगेगा ऑलमोस्ट। अगर ज्यादा से ज्यादा अंतर आएगा तो मैक्सिमम 10 मिनट्स का अंतर आएगा पर क्लास, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। और वो 10 मिनट्स हो सकता है तुम कवर कर लोगे आराम से, अर्नव, या और 2-3 बच्चे और है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वो मतलब सब है ना। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो शायद दिल मिस दैट थिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मुझका बोलो। सर जैसे ये पावर शेयरिंग वाला चैप्टर है, इसमें 2-3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं सर। अगर आप उनका हमें बस लेक्चर दे दें, पूरी क्लास हम लेक्चर को मतलब जो आप बताएंगे जिस तरीके से समझाएंगे हम उसको समझें, और फिर उसके बाद रीडिंग वाला पोर्शन हम खुद करें, क्योंकि वो हमारे सेल्फ का ही होता है। हर बच्चा तो वैसे भी रीड नहीं कर पाता क्लास में, एक मिनट, हर बच्चा तो वैसे भी रीड नहीं कर पाता क्लास में। और सर फिर नेक्स्ट डे हम 10 मिनट पहले अपने जो रीडिंग से डाउट्स होंगे वो पूछ लेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे पावर शेयरिंग वाले जो छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं जो अभी भी सिविक्स में आएगा, जैसे फेडरलिज्म भी उससे रिलेटेड है थोड़ा सा, तो सर वो जल्दी कवर हो जाएंगे। सर मेरा तो अप्रोच थोड़ा ये है, मतलब आप मान ली, मैं आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिनाइंग इट टू एज वेल। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि हाँ ये बात सही है कि तुम लोग जो बोल रहे हो कि उससे पर क्लास 10 मिनट के आसपास आपको बच जाएंगे, ठीक है। नहीं सर, अभी जो हम बोल रहे थे वो ये था कि रीडिंग कर लिया कर, रीडिंग क्लास में ही करेंगे। अच्छा, व्हाट यू सेइंग, आप अपने स्पेयर टाइम। यस सर। सर हम पूरा टाइम अपने लेक्चर एक्सप्लेनेशन में देते हैं, जैसे आप समझाएंगे, जो जो पॉइंट समझाएंगे हम उन्हें लिखते भी जाएंगे जिससे हमारे नोट्स बन जाएंगे।
पर उसके बाद घर पे जाके हम एनसीईआरटी को खुद रीड करेंगे, एक बार उसकी खुद रीडिंग लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो आपने समझाया है फिर जब हम रीडिंग में समझ लेंगे, अगर फिर कोई डाउट आएगा तो 10 मिनट पहले आपसे पूछ लेंगे क्लास के। यस सर, ये अच्छा है। सर जैसे रोहित सर यूट्यूब से सर हम ऐसे भी कर सकते हैं सर, आप चैप्टर की पीपीटी वगैरह बना के लो सर, जैसे बाकी टीचर्स लाते हैं, और सर फिर आप उसमें समझाओ, उसमें हम खुद से आपकी पीपीटी देख के रीड भी कर लेंगे और आप समझा भी दोगे, और सर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। क्योंकि सर ये जैसे जो अभी मैं तरीका बता रही हूँ सर, ये ऐसे सिविक्स में, हिस्ट्री में, इको में, इन सब में तो काम आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जियो में हमें फिर रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें होते हैं पॉइंट्स, होते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें पॉइंट्स होते हैं। तो उसकी हम रीडिंग करके कर लिया करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं अभी तक की रीडिंग करते हैं, उसके बाद समझते हैं, जिससे वो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे सिविक्स है, इसमें ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड भी होते हैं कुछ, तो वो अच्छा अगर हम देखो, समझ के रीड करें। सुनो, ऐसा करते हैं कि क्लास में जो मैं एक्सप्लेनेशन वाली बात है वो अपन अपने जो हमको मटेरियल मिला हुआ है केल्विन से, उससे समझा के मैं टू द पॉइंट आपको सारा चैप्टर बता दूंगा, राइट, पॉइंट बाय पॉइंट। आप उसको लिखते भी रहेंगे सो दैट यू गेट योर नोट्स डन, ठीक है, वो हो जाएगा। देन वंस वी कंप्लीट द चैप्टर, यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक बाय योरसेल्फ। अगर आपको कुछ और उसमें एक्स्ट्रा लगता है कि भाई ये वाला चैप्टर अलग में है, ये वाला है, सो वी विल डिस्कस दैट पार्ट by reading it, explaining it, or whatever way you want. ठीक है? यस सर। यस ओके सर सर। क्योंकि सर पहले भी कर चुके हैं ना, पिछले वाले एसएसटी वाले सर रोहित सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बट फॉर दैट आई हैव टू जस्ट आई बिलीव reconfigure this class, this my laptop, not the class, obviously the laptop, और एज सुन एज ये लैपटॉप ठीक से रन करने लगता है मैं क्लास रिज्यूम कर दूंगा। इन केस इफ इट इज नॉट वर्किंग लाइक नेक्स्ट 15 मिनट्स और समथिंग, अगले 15-20 मिनट में ये नहीं करते हैं, तो आज का क्लास आई बिलीव इट वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट, क्योंकि मैं फोन के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, तो दोज पेपर्स एंड एवरीथिंग इट डजंट हैव दैट। तो विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। हम नेक्स्ट वीक में, यानी जो दिस कमिंग वीक है, इसमें हम 2-3 क्लासेस रख लेंगे, आई गेस ट्यूसडे या और थर्सडे को, ठीक है। तो फिर ये हमारा आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास हमारा रिम्बर्स हो जाएगा, तो 2-3 क्लासेस हम नेक्स्ट वीक में रख के इसको बकल अप करके कर देते हैं, ठीक है। और आई गेस कि अगले वीक में आपके पास 4 चैप्टर्स पूरे हो चुके होंगे, ठीक है। अभी 2 हो गए ना हमारे? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो एक काम करते हैं हम ना कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। I was going through your conversation only. Yeah, I was saying कि देखो हम क्या कर रहे हैं ना कि 10 अगले जो तीन जो क्लासेस मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक में, हमारी मिनिमम 2 और 3 क्लासेस तो हो, ठीक है। तो उन 2 से 3 क्लासेस में हम क्या करेंगे कि मैं कोशिश करूंगा कि पावर शेयरिंग और क्या नाम है दूसरा वाला जो है, फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग, दोनों चैप्टर्स को हम कोशिश करेंगे कि इस वीक में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, एक दूसरे से कोरिलेटेड भी हैं और बहुत आसान है। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस यू नीड टू गेट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट, फिर आप आराम से उसे समझ जाओगे। बस यू जस्ट नीड टू गो थ्रू एंड शफल ऑल द पेजेस, दैट्स इट। उतना आपको करना है, फिर Okay. आपके 2 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। सो आई बिलीव नेक्स्ट वीक विल बी कंप्लीटेड बाय 4th ऑफ चैप्टर्स, ठीक है। बाय द वे, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लाइक नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में और कोशिश करूंगा, अदरवाइज यू व्हाट यू डू, यू कैन जस्ट लीव ऑल द क्लास, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सर आज की क्लास सर अगर वेस्ट ना हो तो उसके बाद सर मेरे पास एक आइडिया है सर, अगर कोई और स्टूडेंट अपनी स्क्रीन शेयर कर दे और आप वहां से पढ़ा लें, टीम्स यहाँ पे सबको अलाउड होता है। यस सर। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, पर उसके पास मटेरियल है ना? यस सर। यस सर। कोई है Yes, तो sir. बताओ मेरे को। यस सर, मेरे पास सर मैं कर दूं? कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर।
करना क्या है, एनसीईआरटी या कैल? हाँ सर, क्या करना है? मॉड्यूल ना? कैल्विन मॉड्यूल। ओके सर। सर, इज द स्क्रीन विजिबल? ये सब हाँ बट ये थोड़ा छोटा नहीं है? ठीक है सर कर ठीक है दिया। ठीक है। एक बार कोई बच्चा मेरे लिए ओवरव्यू पढ़ दो, फिर उसके बाद इसको पढ़ते हैं आगे। ओके सर। कैन आई रीड? सर कृष्णा। मनोज से पढ़वाते, चलो मनोज तुम पढ़ो। Okay, sir. Overview. With this chapter, we can resume the tour of democracy that we have started last year. We noted last year that in a democracy, all powers does not rest with any or one organ of the government. An intelligent sharing of the power among legislature, executive, and judiciary is very important to design of a democracy. In these next two chapters, we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about democracies handle demands of power sharing. The stories yield some general conclusion about the need of the power sharing in democracy. देखो, पावर शेयरिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पावर शेयरिंग मतलब क्या? पावर मतलब आप समझते हैं किसी भी तरह की कोई भी आपके पास शक्ति होगी, कोई भी ऐसी चीज होगी जिसके थ्रू आप तरीके के राइट्स आप कर सकते हो। एग्जैक्टली अब वो सुपर पावर्स तो हमारे पास है नहीं जो हमको सुपर हीरोज मूवीज में दिखाई जाती हैं, राइट? तो हमारे पास क्या पावर्स हो सकती हैं? हमारे पास पावर्स हो सकती हैं कि हम अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं, राइट? हम चुन सकते हैं उस व्यक्ति को जो हमको एक अच्छे कंट्री एज अ सोसाइटी या फिर एज अ कंट्री हमें आगे ले जाए या पीछे ले जाए, वो तो अपने ऊपर है, आपकी चॉइस कैसी है, ठीक है? तो इस तरह की चीजें जब हम देखते हैं तो हमारे को उनको हम पावर्स या राइट्स कह सकते हैं। अब उसको शेयर कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, ये हमारे ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है निकल के, क्योंकि पता है क्या होता है कि इफ द पावर इज शेयर्ड प्रॉपरली और अगर चीजें ठीक से हो जाती हैं तो आपका जो कंट्री है वो हमेशा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज आपकी जानकारी में ऐसे होंगे जो एक बड़े कंट्री थे और बाद में वो किसी 2 या 3 या ज्यादा छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो गए, ठीक है? इसका कोई बहुत आसानी से एग्जांपल बता सकता है कोई ऐसा एग्जांपल? सर इंडिया। India. शाबाश शाबाश। हाँ, अब कुछ कंट्रीज ऐसे भी थे जो छोटे छोटे कंट्रीज थे मिलकर के एक बड़ा कंट्री बन गए, कोई ऐसा बता सकता है? इंग्लैंड। जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, जो कई सारे कंट्रीज से मिलकर बना है, इटली, हमने भी लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, ठीक है? यस देखो, Yes, अब ये हम लोग को समझ में आ गया कि हमको एक कंट्री कैसे शेयर करता है, कंट्री कैसे बनता है, राइट? ऐसे तो हमें समझ में आ गया। अब उसके लोग कैसे उसके काम करते हैं, यहाँ पर आता है पावर शेयरिंग का मतलब, ठीक है? यानी कि लोगों को राइट्स, उनके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या राइट्स उनको कैसे मिल रहे हैं या उन्हें वो कैसे यूज कर पा रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है? तो इसके ऊपर है। और यहाँ पर हमको 2 एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, बेल्जियम का और श्रीलंका का, ठीक है? एग्जांपल्स बेसिकली ये इस पर डिपेंड करते हैं कि हम उस कंट्रीज में 2 ग्रुप्स हैं, यहाँ पर दोनों जगह हमको सेम ग्रुप्स दिखाई देते हैं, ठीक है? एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम, वहां पर 2 ग्रुप्स हैं। कोई बता सकता है कौन से 2 ग्रुप्स हैं वो? सर फ्रेंच एंड डच, German फ्रेंच एंड डच, sir. French speaking and Dutch speaking. शाबाश। ये लास्ट में किसने बोला? ये किसने कहा? फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग। Sir Narayan. नारायण, वेरी गुड नारायण, बहुत अच्छा बेटा। फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कि इसको हमने अगर एक ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं एक कंपोजिशन हमको दिखाई दे रहा है। 59% पीपल लिव इन फ्लेमिश एरिया, ठीक है, स्पीक डच, लाइक 40% लिव्स इन वेलोनिया स्पीकिंग फ्रेंच, और 1% जो है वो जर्मन बोलते हैं, ठीक है?
अब अगर हम देखते हैं तो उसमें भी क्या है कि ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वहां का, उसमें 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% जो है वो डच स्पीकिंग है, राइट। तो अब टोटल हम देखते Yes, हैं तो 60% के आसपास, 59% के आसपास लोग हैं जो डच बोलते हैं और 40% के आसपास लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। अब आप देखते हो कि बहुत सारे जगहों पर लोग ये सोचते हैं कि ये हमारी भाषा नहीं बोल पाता, ये हमारा नहीं है, तो इसको हमारे यहाँ रहने का कोई राइट नहीं है, राइट। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आती है ना। yes, sir. यस सर। तो ये उसी एग्जाम्पल को लेकर के यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। नीचे करो बच्चा इसको। राइट। नहीं बस बेटा बहुत है अभी, तो इसको ही अभी पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं फिर करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस मैप को, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो डार्क वाला पार्ट है, ठीक है, वैल्यून वाला, वो वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, और जो लाइट वार्क पार्ट है जो इसमें फ्लेमिश जिसको बोल सकते हैं वो है डच लोग बोलते हैं जो, और जर्मन स्पीकिंग तो बहुत छोटा सा पार्ट है राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। और Yes, बीच sir. में आपको एक छोटा सा एक कहना चाहिए थोड़ा सेमी सर्कुलर टाइप का एक रीजन है, हाँ। सर वो क्या ये है? आपको कैपिटल रीजन है। यहाँ पर बेसिकली कौन लोग रहते हैं अगर हम ध्यान रखें ऊपर, तो 80% वो लोग हैं जो कौन सी भाषा बोलते हैं, French speaking and German. फ्रेंच। French. 80% लोग हैं जो कौन सी भाषा बोलते हैं बताओ। सर French. फ्रेंच। शाबाश, फ्रेंच। फ्रेंच। और 20% जो है वो लोग डच बोलते हैं। शाबाश, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है कि कुछ लोग ऐसे हैं इनमें से जो रिलेटिवली रिच हैं और पावरफुल हैं। वो कौन लोग हैं जो वो भाषा बोलते हैं, कौन सी भाषा, फ्रेंच बोलते हैं सर, फ्रेंच स्पीकिंग। फ्रेंच जो बोलते हैं वो लोग रिच हैं, और जो लोग कहना चाहिए डच बोलते हैं वो लोग थोड़े से पुअर हैं, उतने पावरफुल नहीं है। तो जो पावरफुल होते हैं वो लोग सोचते हैं हमारा ही जो राज है वो चले, जबकि आप देख रहे हो नंबर्स में डच स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं, राइट, लगभग 20% एक्स्ट्रा है। ओके, तो यहाँ पर ये केस हमें समझ में आता है कि उन लोगों के बीच में क्या इशू चल रहा है, राइट। अब फ्रेंच स्पीकिंग, अब ये वाली लाइन देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको थोड़ा सा पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, वो लोग जो रिलेटिवली रिच और पावरफुल हैं, resented by Dutch speaking communities who got benefit of economic development and education much later। यानी कि उन लोग के पास एजुकेशन और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत बाद में आया था, किनके पास, डच लोगों के पास। तो उससे क्या हुआ कि टेंशन बढ़ी दोनों के बीच में, डच स्पीकिंग लोगों के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में। और ये कब से कब तक हुआ, बेसिकली देखा जाए तो 1950 से 1960 के बीच में, ठीक है। Yes, अब हम श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा इसको नीचे करो। चलिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सिहाला स्पीकर्स जो हैं वो 74% है, ठीक है, और तमिल स्पीकर्स जो हैं वो 18%। नाउ इफ वी सी दिस रेशो, तो हमको दिखाई देता है कि 3/4 पार्ट जो है वो श्रीलंका का, वो कौन सी भाषा बोलता है, सिहाला। और ये मेजरली जो है वो बुद्धिस्ट हैं। और तमिल स्पीकर्स वो हैं जो तमिलियंस हैं, जो तमिलनाडु वाले एरिया से नीचे की तरफ आए हैं, जिसमें मेजरली हिंदूज हैं या मुस्लिम हैं। उसमें भी अगर हम देखें तो श्रीलंकन तमिल जो है वो 13% है, और 5% जो है वो इंडियन तमिल्स हैं, Indian Tamils. जो कि इंडिया से माइग्रेट होकर गए थे श्रीलंकन टेरिटरी में। कब गए थे, जब वो कॉलोनियल टाइम्स चल रहा था, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनीज जो है उन पर रूल कर रही Yes, sir. उनके forefather सर तब उन्हें कॉलोनीज में मतलब जाके वर्क कराने के लिए मतलब ले जाते थे ना, जहाँ पे प्लांटेशन सेटअप कर दिया। plantation के बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। के लिए टी प्लांटेशन और भी बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है ना। 7% जो बचे हुए क्रिश्चियंस हैं वो दोनों तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल भी और सिंहालास भी,
ठीक है, चलिए इसको नीचे करेंगे। ये हम पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर के थ्रू हमको समझ में आ रहा है कि जो सिंहलीज हैं वो जो ये लाइट एकदम पार्ट है ये वाला, और फिर श्रीलंकन तमिल जो है वो हल्का डार्क है, और जो इंडियन तमिल है थोड़ा ज्यादा डार्क है। मुस्लिम्स बहुत जो ये सर्किल में आपको दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। तो ये पोर्शन से हमें समझ में आता है कि सबसे ज्यादा कौन से लोग हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, जो व्हाइट पार्ट है यानी जो सिंहाला वाला पार्ट। सिंहालीज। ओके, इसको नीचे करो बेटा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? समय मनोज। सर बीइंग इन मेजॉरिटी। पहले ऋषभ को मौका देते हैं, रुको, पहले ऋषभ को मौका देते हैं। सर मैं जेड। यस सर। सर पहले मेजोरिटेरियन, ऋषभ को मौका देते हैं। यस सर। सर मेजोरिटेरियन का मतलब होता है कि सर एक कंट्री के अंदर सर अगर कोई मेजोरिटी है तो सर वहाँ के जो लीडर्स होंगे सर वो मेजोरिटी के हित में ही सारे डिसीजंस लेंगे और माइनॉरिटीज को इग्नोर करेंगे सर। सर मेजोरिटी का ही मेन फोकस रहेगा वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट का। यानी बात किसकी चल रही है? रूल ऑफ मेजोरिटी माना जाएगा। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब हुआ रूल ऑफ मेजोरिटी। रूल ऑफ मेजोरिटी। राइट। अच्छा, यहाँ पर ये Yes. एक बार सब लोग से, हाँ, इसको थोड़ा चेक कर लेंगे। श्रीलंका वाज लाइक इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948 नॉट 1984। ये उल्टा हो गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, सही से इसको सही कर लेंगे। सर 1 ईयर बाद हुआ था इंडिया के। 1948, 1984 नहीं बेटा। यस सर, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, इंडिया के 1 ईयर बाद। यस। नहीं, ये भी जिस बच्चे ने ये दिखा रखा है उसने यहाँ पर, अच्छा ओके, खुद से उसने वो कर लिया। ठीक है बेटा, शाबाश। नाउ सिंघाला कम्युनिटी वांटेड टू डोमिनेट। ये देखो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सिंपल सी बात है, जो लोग ज्यादा हैं वो लोग डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। 1956 में एक ऐसा एक्ट पास किया गया जिसने सिंहालास को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। यानी उससे क्या हुआ कि जो तमिल लैंग्वेज है, जो तमिलियन लोग हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हुई, उनको डिसरिस्पेक्ट फील हुआ। और उन्हें फोर्सफुली उससे क्या हुआ, क्या चीज? उन्हें फोर्सफुली पढ़नी पड़ी ना। हाँ, वो तो ऑब्वियसली आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना दोगे तो क्या होगा, वही तो होगा। यस सर। राइट। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज ऑफ फॉर सिंहाला कम्युनिटी, ऑब्वियसली अगर आपकी कम्युनिटी ज्यादा पार में है तो आप उनको ही उनके लिए अच्छी पॉलिसीज बनाओगे, राइट। फिर क्या हुआ, A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। अब ये बहुत खतरनाक चीज हुई यहाँ पर, चूंकि जो सिंहालास थे वो अधिकतर बुद्ध थे, तो उन्होंने बुद्धिज्म को लेकर के एक फेवरेट कानून बनाए और उसको एक नए कॉन्स्टिट्यूशन में बना लिया, ठीक है। These measures and these constitution, these all things, इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा सेंस ऑफ एलिनेशन फील करवाया जो श्रीलंकन तमिल्स थे या जो इंडियन तमिल्स थे उनको, मतलब तमिलियंस को बेसिकली, ठीक है। उससे क्या हो, सिंहाला और तमिल कम्युनिटीज के बीच में टेंशन शुरू हो गई, स्ट्रगल शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। बाई 1980s several political organization were found demanding independence Tamil alum in northern and eastern parts of Sri Lanka। अब ये देखो बहुत खतरनाक चीज हुई यहाँ पर। आप में से किसी ने श्रीलंकन तमिल एक बहुत खतरनाक, उसमें कहना चाहिए उस समय पर लोग उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते थे या समझते हैं, आज भी वो शायद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है। मैं तो उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मानता हूँ, हालांकि वो क्रिएटेड था इस फेवरेटिज्म के या फिर मेजोरिटेरिज्म के कानून की वजह से। अभी कैसे हुआ कि आपने इसे, किसी ने लिट्टे का नाम सुना है? लिट्टे? यस सर, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलनाडु। शाबाश, बहुत बढ़िया। कोई बता सकता है उसका हेड का नाम क्या था? सर किसका नाम सुना है? लिट्टे। सर स्पेलिंग?
सर आप बता दीजिए क्या है, मैंने नहीं सुना। ठीक है, देखो क्या था ना, श्रीलंका में एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको हम लिट्टे सर कहते हैं। नाम याद नहीं आ रहा सर अपने हेड का, वो कुछ वी से अजीब सा नाम था, वो कुछ। सर उस्मा महासविना। सर नहीं ज्यादा चार्ट में लिखा है ना। नहीं सर वैल्यू कुछ है सर, याद नहीं आ रहा वैल्यू प्लीज। नहीं, मैं क्या बता सर आप लेटे के बारे में क्या पता है? अच्छा रुको, 1 मिनट दो मेरे को, मैं बताता हूँ, ठीक है। सर यस। देखो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको तमिल टाइगर्स कहते थे या फिर लिट्टे बोलते थे, LTTE। LTTE मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलएम। ये तो क्लियर है यहाँ तक? तमिल एलएम, तमिल एलएम का हाँ, मतलब क्या हुआ? मतलब तमिल लोगों का, तमिल रीजन का, तमिल साम्राज्य का, तमिल बातों का। ओके ठीक है, अब बेसिकली ये एक तरीका गुरिल्ला वार ऑर्गेनाइजेशन था जो छोटे छोटे घात लगा करके श्रीलंकन आर्मी को या फिर जो सिंहाला लोगों की आर्मी थी उनको अटैक करता था। और इसका हेड जो था वो था प्रभाकरण नाम का व्यक्ति। उसका पूरा नाम तो एक्चुअल में मुझे उस समय याद नहीं है। सर वही तो मैंने बताया था सर, वेल्लू किले प्रभाकरण। अच्छा ओके, नहीं नहीं, मुझे एक्चुअल में फर्स्ट नेम तो याद नहीं था ऑब्वियसली। अब हालांकि ये बहुत फेमस व्यक्ति है, पर ठीक है। तो प्रभाकरण आप याद रखेंगे, वो इजी है याद रखना। वैल्यू पिल्ले तो मे बी शायद नहीं याद रख पाओगे। तो बेसिकली ये कैसे काम करते थे, या तो लड़ाई करते थे, डायरेक्ट अटैक करते थे, बॉम्ब ब्लास्ट करते थे। और इंडिया के एक बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी। उनकी हत्या में भी कहा जाता है लिट्टे का ही हाथ था। और Yes, sir. एक लड़की ने, कहा क्या जाता है मतलब था, देखा जाए तो था, इट इज द फैक्ट नाउ, वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, ठीक है। और इन लोगों ने उनको अटैक करके उनको भी मार दिया था, ठीक है। तो ये काफी खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। और आई बिलीव कि प्रभाकरण की डेथ के बाद ये सब चीजें यहाँ तक खत्म हो गई हैं, बट टेंशन अभी भी बना हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवीन किया था और उसी वजह से शायद राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी। अगर आप में से किसी ने मद्रास कैफे मूवी देखी है तो वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो अगर खाली टाइम हो, किसी दिन कुछ बोर हो रहे हो, कोई काम करने को ना हो, पढ़ाई वढ़ाई करके भी टेंशन में आ गए हो, तो देखना, अच्छी मूवी है मद्रास कैफे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हालांकि थोड़ी बोर करेगी क्योंकि स्लो है और वारफेयर के ऊपर है और श्रीलंकन लोगों के कम्युनिटी के बारे में बात करती है, तो ज्यादा तुमको पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, एक नई तरह की मूवी देखोगे तो शायद मे बी यू लाइक इट। आई तो पर्सनली लाइक इट, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ से, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। सर हाँ जी बेटा। सर आपने एलाइनेशन का मीनिंग क्या बताया था? एलियनेशन मतलब एलियन, मतलब अलग महसूस करना, अपने आपको एलियन महसूस करना। सर नीचे करना है। हाँ, मैं आपके चैट्स भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ लगातार। ये क्या बात चल रही है इंडिया में? सो इन इंडिया वी फोकस ऑन माइनॉरिटी आल्सो, सो इज दैट द डिफरेंस? अर्नब, व्हाट डू यू वांट टू से बेटा? सर मैंने एक चीज पूछी थी सर, क्योंकि इंडिया में भी तो सर हम एक तरह से मेजोरिटी रूल फॉलो करते हैं, तो मैं पूछा था कि डेमोक्रेसी जो है ये मेजोरिटेरियनिज्म का कोई प्रोटोटाइप है क्या? किसने कहा कि हम मेजोरिटी रूल्स यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? इंडिया नहीं इज अ सर, डेमोक्रेटिक कंट्री। Indian constitution gives equal right to each and every person living in this country, each and every person. ऑब्वियसली कुछ कुछ कहीं कहीं पे क्राइटेरियाज हैं, जैसे 18 साल से कम के व्यक्ति को वोट नहीं देने दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि उनको वहां पर माइनर माना गया है, राइट। और उनको ये माना गया है कि, और वो किसी भी कम्युनिटी में नहीं देने जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चों को ही नहीं देने दिया जाएगा या एक को ही देने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है,
ठीक है, तो इंडिया इज नॉट रन बाय मेजोरिटारिज्म, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अ रिपब्लिक कंट्री। हाँ आगे बोलो अब। ओके सर। सर आर्टिकल लेकिन 54 इंडिया क्या में है? मेजोरिटी गवर्नमेंट का मतलब तो ये है ना कि जो गवर्नमेंट ज्यादा लोग कर रहे हैं फेवर, मेजोरिटी तो इंडिया का मतलब वो हुआ ना, मेजोरिटेरियन। देखो अब क्या होता है, मेजोरिटी, देखो नहीं नहीं देखो, आप शायद इस चीज को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं दोनों। व्हेन गवर्नमेंट इज इन मेजोरिटी इट मींस गवर्नमेंट के पास एनफ ऑफ सीट्स हैं, एनफ ऑफ वोट्स हैं टू रिमेन इन पावर, यस सर। राइट? इट डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद बीइंग गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी। Government being in majority is totally different of being government of majority, right? It has no connections. ओके Yes. सर, ऑफ क्योंकि अगर मेजोरिटी जो और कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी में है इसका मतलब यह है कि उसके पास अनफ ऑफ सीट्स हैं। हमारे यहाँ 543 सीट्स होती है, तो उसमें से उसके पास 262 सीट्स हैं या उससे सर ज्यादा जो सीट्स हैं। गवर्नमेंट मेजोरिटी में सर उसमें तो डिफरेंट कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं ना, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे। यस सर। सर हाँ हाँ सर जैसे हम डैम्स बनाते हैं या फिर सर कोई हाईवे बनाते हैं तो सर गवर्नमेंट सर एडवांटेजेस मेजॉरिटी का देखती है, तो सर उस टाइम हम उसको मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है बेटा। अगर आप कहीं पर कोई हाईवे बनाओगे और वो हाईवे 100 लोगों को बेनिफिट कर रहा है, मेजोरिटी में वहां पर वो 100 लोग पर्टिकुलर किसी कास्ट को या कम्युनिटी को या क्रीड को या रिलीजन को बिलोंग नहीं करते हैं। वो कोई भी 100 लोग हो सकते हैं जो उस रास्ते से जाएंगे और उनको वो रास्ता छोटा पड़ेगा या आसान होगा उनके लिए। कोई भी एक ब्रिज बनाते हैं अगर वो, राइट? ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ किसी एक कास्ट के लोग ही उस ब्रिज को फायदा उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकता है फायदा। तो वहां पर मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए वो फायदेमंद होगा। हो सकता है किसी एक आध या दो आदमी का घर उसमें चला जाए तो उसके बदले में उसको स्टेक मिलता है, उसको जमीन मिलेगी, उसको उसका पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है। ऐसी चीजें भी हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कहीं कहीं पे, आप में से किसी ने नोएडा या ग्रेटर नोएडा का नाम सुना है? ऑब्वियसली सुना ही होगा शायद। तो उस ग्रेटर नोएडा में लोगों ने कई कई बार मुआवजे लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उनका एक बार 5 करोड़ बनता है एक जमीन का, उन्होंने 2 या 3 बार वो मुआवजा लिया है। 5 3 बार 15 करोड़ ले लिया और तब जाकर के वो जमीन छोड़ी है, वरना वो छोड़ी भी नहीं जमीन। सर अपनी जमीन कोई कैसे छोड़ सकता है? हाँ सर मैं एक पॉइंट पूछूं? सर ठीक है सर, मेजॉरिटी की गवर्नमेंट नहीं बनती और डेमोक्रेसी कभी भी ये नहीं कहती कि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बन रही है, वो कहती है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट को मिली, मतलब इनफ ऑफ सीट्स मिली। लेकिन सर फिर हम ये कोट क्यों कहते हैं कि मेजॉरिटी विंस, मतलब जिसकी मेजॉरिटी है वो जीतता है? तो ये हम उसके लिए कहते हैं जो वोटर्स हैं? नहीं, जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी की सीट्स है। फॉर एग्जाम्पल आप सुनो, चलो मैं बताता हूँ। इलेक्शन था शायद 2004 में, मनमोहन सरकार आई है, उससे पहले वाला यानी 2000 वाला, 1919 वाला, 1999 वाला, ठीक है। उसमें अटल जी की सरकार बनी, ठीक है। उससे पहले एक सरकार बनी थी जो 13 महीने के लिए चली थी, याद है किसी को? 13 दिन 13 महीने की सरकार याद है? यस सर। उसमें क्या हुआ था कि अटल जी के पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स में सिर्फ एक सीट कम थी और उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। वो सीट्स ऑल ओवर इंडिया होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जांपल दिल्ली में जैसे 7 लोकसभा की सीट है, वैसे यूपी में 80 सीट्स हैं लोकसभा की, बिहार में 40 हैं, महाराष्ट्र में 46 हैं, गुजरात में 20 हैं, मध्य प्रदेश में 22 हैं। इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सीट्स डिवाइड हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्टेट एंड द पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ इट, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सीट्स हैं। हर पार्टी को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर चुनाव लड़ना पड़ता है और इन टुगेदर इन टोटल दे हैव टू स्कोर 50 + 1% ऑफ सीट्स। लाइक टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 50% + 1 सीट। फॉर एग्जाम्पल अगर 543 सीट्स हैं टोटल, तो उनका आधा +1, तो वो कहीं ना कहीं 262 बनता है होल नंबर में, ठीक है। तो अगर उनकी उतनी सीट्स हैं या नहीं है, इस पे डिपेंड करता है कि कैसे चीज करनी है, ठीक है। अब
अटल जी के पास एक सीट कम थी, तो उनकी वो गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं रही और माइनॉरिटी में आ गई। किसी भी रूल को बनाने के लिए गवर्नमेंट को मेजोरिटी में रहना जरूरी है। अगर आप मेजोरिटी में नहीं है तो आप गवर्नमेंट से बाहर हो जाएंगे, आप सत्ता से बाहर चले जाएंगे, आपके पास कोई पावर नहीं है। यू हैव टू अगेन कॉन्टेस्ट इन दी नेक्स्ट इलेक्शन और व्हाटसोएवर हैपेंस, लाइक अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगता है, जो भी लगता है उसके सर एक पॉइंट पूछना था पर सर ओके सर इस डिस्कशन में एक पॉइंट और आया सर, जैसे सपोज जो मेजॉरिटी है, जैसे मेरी और बहुत सारे बच्चों की मेजॉरिटी है, लेकिन जो हमारी सोच है वो गलत है, तो जो पार्टी कोई भी इलेक्शन लड़ेगी और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई रिबेल है और वो चाहे सही भी हो और उसकी सोच भी चाहे सही हो, चाहे उस पार्टी की सोच भी सही हो, लेकिन पार्टी तो उसी की बनेगी ना जो मेजॉरिटी में हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कभी हिटलर ने ये सोचा था कि मैं गलत हूँ? नहीं बताओ। नो सर। किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा है कि वो गलत है? नहीं सर वो तो धर्म की दुहाइयां देते हैं। एक्चुअल में ये सोच ही नहीं हो सकती उस व्यक्ति की जो खुद कोई व्यक्ति खुद से कहता है कि मैं गलत हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ या मैं गलत आदमी हूँ। अगर वो खुद ही सोचेगा वो गलत है तो उसको काम को एग्जैक्टली। और अगर वो सोचेगा ना कि मैं गलत हूं, तो वो उस पार्टी को छोड़ देगा, उस टीम को छोड़ देगा, उस सोच को छोड़ देगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। जैसे कि आपने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था, जो लोग फर्स्ट उसको स्टेट को या सेकंड स्टेट को बिलोंग करते थे और फिर भी थर्ड स्टेट के राइट्स के लिए लड़ रहे थे या बोल रहे थे या पोएम्स लिख रहे थे या प्लेज लिख रहे थे या कुछ भी कह रहे थे। याद है? टेस्क्यू, स्योरी और ये इतने सारे जो थे, याद आया? यस सर। यस सर। सर अगर इंडिया के केस में भी देखें तो सर इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक मतलब आदमी सर किसी पार्टी को वोट कर रहा है और सर दूसरा आदमी किसी पार्टी को कर रहा है, तो सर अगर कोई एक पार्टी मतलब पावर में आ जाती है तो दूसरी पार्टी को वोट करने वाले के लिए तो ये तो गलत ही होगा सर। उसको लगेगा कि मैं जिसको कर रहा था वो सही है और जिसको उसने किया वो गलत है। ऑब्वियसली देखो, जो भी कांग्रेस सपोर्टर है, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं आती है तो उन लोगों को क्या लगता है? खराब गवर्नमेंट है, यही तो लगता है ना। यस सर। बीजेपी को, बीजेपी सपोर्टर के जो लोग अगर बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं आता तो उनको क्या लगता है? भाई खराब गवर्नमेंट है, राइट। आपको लगता है कि कोई भी ऐसी पॉलिसी आज तक मोदी जी ने बनाई होगी जिसको राहुल गांधी तारीफ करने वाला है? नो सर। नहीं कर आपको सकता लगता है नो सर, नहीं आगे कि करेंगे। कोई पॉलिसी बनाई थी जिसको मोदी जी तारीफ करने वाले? नो सर, नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आपकी आइडियोलॉजी ही डिफरेंट है। आप उसको अगर आप उसको सपोर्ट करोगे, सामने वाले व्यक्ति के फेवर में बात करोगे, तो फिर आपकी अपनी एंटिटी को खतरा है ना। लोग कहेंगे तुम्हारी क्या बात है, फिर हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? यस सर। ये सर बल्कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी होंगे सर वो भी सोचेंगे कि ये तो उसी को सपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। सर मतलब फिर तो जैसे डेमोक्रेसी के हमने कुछ रूल्स बनाए थे कि इलेक्शंस होने चाहिए, सबको इलेक्शंस में राइट होना चाहिए, पर अगर हम चाइना का केस देखें, ठीक है वहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो रही, इलेक्शंस इस तरीके से हो रहे, लेकिन फिर भी वहाँ तो रूल अच्छा हो रहा है ना, डेवलप तो वो कर रही है कंट्री, वहाँ के लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो डेमोक्रेसी के जो रूल्स आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, और अभी भी शायद नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट चैप्टर में अभी आप पढ़ोगे ऐसा कि जहां भी जिस कंट्री में डिक्टेटरशिप होती है, रूल ऑफ डिक्टेटर होता है, वो कंट्री उस कंट्री के कंपैरिजन में जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है ज्यादा जल्दी ग्रो करता है। उसका रीजन क्या है कि वहां पर उस तरह के लॉज जो वो बना रहा है डिक्टेटर, उसको अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, राइट। और जब कोई आपको अपोज नहीं करने वाला होता है ना, तो आप आंख बंद करके दौड़ते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो, आप हडल रेस में हो, आप जिस वे में दौड़ रहे हो और आपका फ्रेंड या आपका कुलीग है, जो भी बंदा है जिसके साथ आप जिसके कंपैरिजन में आप दौड़ रहे हो, ठीक है, उसके सामने बहुत सारे हडल्स हैं, पानी के पॉन्ड हैं, बहुत सारे वाटर पॉन्ड्स हैं, बहुत सारे हडल्स हैं। वो जल्दी पहुंचेगा अपनी जगह पर या आप जल्दी पहुंचोगे अपनी जगह पर? जब आपके बीच में ना कोई वाटर पॉन्ड है ना कोई हडल है। सर हम पहुंचेंगे। अब थोड़ा क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर हो रहा है, क्योंकि हर्डल्स ही नहीं है, कोई आपको अपोज करने वाला ही नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आपकी आइडियोलॉजी है भाई मुझे अपने कंट्री में फैक्ट्रीज डालनी है, राइट।
तो ठीक है, अब वो क्या करेगा, जो भी लोग उसके खिलाफ बोलने वाले हैं फैक्ट्रीज को लेकर के कि भाई नहीं इससे पोल्यूशन फैलता है, इससे आपका सॉइल जो है वो करप्ट हो जाती है, इरोजन का खतरा रहता है, वाटर जो है वो खराब होता है, या एयर पोल्यूशन बढ़ता है, या ब्ला ब्ला कुछ भी आप बोलोगे, क्या वो आपकी सुनने वाला है? उल्टा उठा के आपको जेल में डाल देने वाला है। हो सकता है आपको सर एग्जीक्यूट पर भी करवा दे। एक्सक्यूज मी सर पर क्वेश्चन हाँ। थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये बेटा समझ पूछना गया, चाह रही हूँ, मैं आप ये यही तो कह रहे हो ना कि जो चाइना है वो अच्छे से वो आगे नहीं प्रोग्रेस कर रहा है। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे हिसाब से डेमोक्रेसी इस तरीके से सही है, उनके हिसाब से उनके बुक्स में बतानी डेमोक्रेसी किसी और तरीके से सही होगी। जैसे अभी हमने बोला कि मेरे लिए कांग्रेस बुरी है, दूसरे के लिए बीजेपी बुरी होगी। हम दोनों की आइडियोलॉजी को उतना ही इक्वालिटी से देखते हैं और समझते हैं। तो सर फिर ऐसे सही गलत का फैसला कैसे होगा? फिर तो जिसने, जैसे चोर है उसने चोरी करी वो भी सही था, और जो उल्टा पकड़ने गया वो भी ठीक था। चोर भी अपनी नज़र में सही था, भाई खाने के लिए कुछ है नहीं, चोरी करके खा लिया। और वो भी अपनी नज़र में सही था कि चोरी करा ये तो गलत बात है, मैं इसको पकड़ूंगा। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट प्रिंसिपल जिसे हमें फॉलो करना है, अगर सब अपनी जगह सही होने लग जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। देखो, कुछ बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल हैं जो हम सबने बनाए हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, राइट? अगर आप उसको, बेटा सब, अब देख तूने पूछा है, अब तू सुन तो ले थोड़ा सा उसके लिए। यस सॉरी। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं, और हम समझेंगे नहीं तो फिर हम गलत ही बने रहेंगे, राइट? यस सर। हाँ, तो कुछ सर्टेन लॉज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमने बनाई हैं, जिनको हम एज अ होल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, राइट? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो संविधान की एक प्रस्तावना है, ठीक है, प्रोलॉग, जिसको हम फर्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। यस सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही बच्चों? यस ये करवा रही है। आई एम सेइंग, आप में से किसी ने वो प्रस्तावना जो हमारे एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट पेज में लिखी रहती है, प्रोलॉग टाइप का, कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग वाला, वो पूरा पढ़ा है किसी ने? यस सर, पढ़ा है। यस सर। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, विच मीन्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोलॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसमें क्या है, आप देखेंगे, आप जॉब से अभी तो आपने जस्ट वंस उसको ऐसे ही पढ़ लिया होगा, आप उसको एक एक वर्ड को अगर आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे उसमें सोवरेनिटी है, उसमें आप रिपब्लिक देखेंगे, आप उसमें बहुत सारे से वर्ड्स देखेंगे जो आपको ये एहसास कराते हैं कि आप एक सही व्यक्ति बनने की दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये पर्सनल उसमें मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? नाउ अगर आप बात करते हैं सही और गलत व्यक्ति की, तो हमारे यहाँ कुछ सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आपने किसी को मर्डर किया, अब आपकी इंटेंशन क्या है, उसके लिए 5-6 ऑप्शंस आपके पास मैं दे रहा हूं। आपने गुस्से में किसी का मर्डर कर दिया, 1। आपने गलती से किसी का मर्डर कर दिया, 2। आपने कॉन्स्पिरेसी करने में हेल्प की तीसरे व्यक्ति की, उसने किसी का मर्डर किया, 3। आप डॉक्टर हैं, आपने गलती से किसी पेशेंट को मार दिया, 4। क्या चारों की सजा एक हो सकती है, मुझे बताओ? नहीं, कभी नहीं। नो सर। और इसी को देखते हुए, इंटेंट को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनाए गए हैं फॉर दैट अगर आप डॉक्टर हैं और आपने गलती से किसी पेशेंट को मार दिया है तो आपको सजा नहीं होगी, क्योंकि आप उसे बचाना चाह रहे थे, आप मारना थोड़ी चाह रहे थे उसे, वो तो मर गया क्योंकि उसकी लाइफ ही इतनी थी, राइट? लेकिन अगर वही डॉक्टर उसके पेट में छुरा छोड़ देगा, चाकू छोड़ देगा, या कुछ और भी कोई इक्विपमेंट छोड़ देगा, तब क्या उसकी सजा बदलेगी या उसको माफ कर दिया जाएगा? उसको सजा होगी, उसको सजा होगी, लेकिन उसको ये नहीं होगा जानबूझ के उसने मारा, वो गलती से उससे मारा गया, राइट? अनइंटेंशनल मर्डर माना जाएगा। नाउ कम टू इंटेंशनल मर्डर। आपने बदले में रेज ऑफ एंगर में जाकर के, गुस्से में जाकर के किसी को मार दिया।
अब आपकी सजा क्या उस डॉक्टर के बराबर होगी जिसने गलती से पेट में चाकू छोड़ दिया था? नो सर। सर समझ में आ गया अंतर गलत इंसान का और सही इंसान का? सर पर वो तो समझ आया कि मोटिव मैटर करता है और वो मैटर नहीं करता। बट सर कहीं ना कहीं जब हम जैसे डेमोक्रेसी के जो ये भी मैं आपसे बात पूछ रही हूँ, जितने भी क्वेश्चंस ये मैंने ना एक आर्टिकल में जब डेमोक्रेसी और मेजोरिटी में ना क्या अंतर फायदा है वो बता देता हूँ आपको। 100 चोर मिलकर भी अगर ये कहना कि हम सब सही लोग हैं तो भी डेमोक्रेसी ने गलत ही बताएगी, भले ही 2 लोग खड़े हों उसके अगेंस्ट में कि नहीं लोग ये लोग चोर है। डेमोक्रेसी से गलत बताएगी। हाँ, गवर्नमेंट भले ही उसे कुछ भी बताए, गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेसी। आप कंफ्यूज मत करिए गवर्नमेंट को या फिर कोर्ट को या फिर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी हैज नथिंग टू डू विद पावर, राइट? आपकी सरकार फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्टेट में कोई एक गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि वहां पर लंबे लोग नहीं हो, वहां पर लंबे लोगों को मार दिया जाए, ठीक है? वो पावर में फुल मेजोरिटी में है, उसके पास 99 सीट्स हैं आउट ऑफ 100। क्या वो सही है? नहीं, क्या वो डेमोक्रेटिक है? नहीं, गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेसी। यस, नाउ यू गेट माय पॉइंट। सर एक्चुअली मतलब मुझे इस पॉइंट भी समझ आ रहा है और सब समझ आता है, बट लास्ट में ना एक चीज यही क्वेश्चन, इंडिया हम डेमोक्रेसी को इस तरीके से पढ़ रहे हैं, पर जरूरी तो नहीं है ना कि दूसरी कंट्री अपने पास्ट के अपनी हिस्ट्री के अनुसार डेमोक्रेसी को किसी और तरीके से पढ़े। बिल्कुल, अरे आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान में ये सिखाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है साइंस की बुक्स में, बता रहा हूं मैं आपको कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं ना, जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं, हम सेल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वो सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है वहां पर। इस्लामिक लॉ के थ्रू पढ़ाया जाता है कि कैसे इस्लाम के थ्रू दुनिया बनी, वैसे ही वो साइंस के थ्रू भी बताते हैं। आप कभी गूगल पे जाकर के साइंस की बुक्स सर्च कीजिएगा, साइंस फ्लॉज इन बुक्स ऑफ साइंस इन पाकिस्तान इस तरीके से, या एरर्स इन साइंस बुक्स इन पाकिस्तान, इस तरीके कुछ वर्ड सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो आपको दिखाई देगा कुछ ऐसे फनी कहना चाहिए फैक्ट्स, तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो एक्चुअल में फैक्ट्स तो नहीं, फनी फेक फैक्ट्स मैं कहूंगा, जो वहां पर दिखाए गए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने स्पेन पे रूल किया था। नाउ पाकिस्तान बिकेम ए कंट्री इन 1947 और स्पेन उससे पहले से चला आ रहा है। अब आप सोचो, वो ये कहते हैं कि हमने उस पे रूल किया है स्पेन पे, जबकि असल में अरब कंट्रीज में कुछ मुस्लिम्स थे, वहां पर उन लोगों ने अटैक करके उस पे इस एरिया पे रूल किया था कुछ समय के लिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पाकिस्तान वाले जो मुस्लिम्स है वो भी अपने आप को वहां पर अटैक उनका किंग मानेंगे, या फिर इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, या फिर इंडोनेशियन मुस्लिम्स जो हैं, या फिर कहीं भी और दुनिया में जहां भी मुस्लिम रहते हैं, वो ये मानने लगे कि नहीं नहीं हमने या हमारे फोर फादर्स ने उसको रूल किया था। ऐसा तो गलत है ना, क्योंकि आपकी तो टेरिटरी नहीं है वो। तो यही बात है मैं वहां पे बता रहा हूँ, जब लोग साइंस को बेटा अपने मन से बता सकते हैं, वो लोग ये कह सकते हैं कि पहले दिन में ईश्वर ने या अल्लाह ने ये धरती बनाई थी, फिर उस पर पानी डाला, फिर उस पर ये डाला, फिर उस पर इस पहाड़ खड़े किए। अगर वो ऐसा बता करके साइंस की फिजिक्स की बुक्स में ऐसा लिख सकते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि लोग डेमोक्रेसी के बारे में क्या क्या लिख सकते होंगे, राइट? जिस कंट्री की एग्जिस्टेंस ही 1947 से पहले नहीं थी, वो कंट्री यह कहता है कि ये जो वाला पार्ट है तक्षशिला ये हमारा है। आपका कैसे हो सकता है भाई, आप तो थे ही नहीं। या कश्मीर हमारा है, कश्मीर आपका कैसे होता है, आप तो थे ही नहीं। कश्मीर कब से इंडिया में है सभी जानते हैं, आप ही तो अलग हो। तो जो इतने बड़े मेजर फैक्ट्स को झुठला सकता है, उसके लिए डेमोक्रेसी जैसे वर्ड को छोटे से को बदल देना कोई बड़ी बात तो मुझे लगता नहीं है। लेकिन क्या उससे डेमोक्रेसी चेंज हो जाएगी? नहीं। क्या दुनिया की नजरों में पाकिस्तान की वो वैल्यू हो जाएगी जो इंडिया की है? नो सर। या चाइना की हो जाएगी जो इंडिया की है? बताओ मेरे को। नो सर। बस तो फिर तो मतलब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे तो हमें चलना ही पड़ेगा और वो हर कंट्री के लिए लागू होंगे। देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो रूल्स, आप कोई घर बनाते हैं, अपना खुद का घर है, आपके घर में भी तो कुछ कुछ रूल्स होंगे ना।
कोई आदमी किचन में सोता है क्या? नो सर। नहीं। या कोई बाथरूम में खाना खाता हो? नहीं सर। कुछ बेसिक रूल्स होते नो हैं सब सर। जगह, वो यहाँ भी है, वो सब जगह होंगे। मतलब जो डेमोक्रेसी अब हम इंडियन बुक्स में पढ़ रहे हैं वो डेमोक्रेसी हम और अदर बुक्स में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें बदल सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री, जैसे किसी के जैसे कुछ कंट्रीज़ में मुस्लिम्स को राइट टू प्रॉपर्टी का हक नहीं होता है ना, तो वो उनकी हिस्ट्री की वजह से है। हाँ। बट ऐसा नहीं है कि उनसे उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे। नहीं मतलब नहीं, क्यों? नहीं मतलब नहीं छीन, हाँ ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मतलब हिस्ट्री कुछ हद तक इम्पैक्ट कर सकती है आपके फंडामेंटल्स को, लेकिन पूरी तरह देखो कुछ हद तक हिस्ट्री इम्पैक्ट कर सकती है, अब उसकी हद डिसाइड करता है कि वो किस कंट्री में प्रैक्टिस की जा रही है। राइट। इंडिया में आपकी कोई भी हिस्ट्री हो, अगर आप इंडियन हैं तो आपको पूरे राइट्स हैं। चाइना में आपकी कोई भी हिस्ट्री हो, अगर आप कम्युनिस्ट नहीं है आपको कोई राइट नहीं है। पाकिस्तान में आपको कोई भी हिस्ट्री नहीं हो, अगर आप मुस्लिम नहीं है आपको कोई भी राइट नहीं है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वो फ्लरिश होती है, अलग अलग तरह से उसको रूइन किया जाता है, सबका अलग अलग वो है। आगे बढ़ेंगे क्या? यस सर। चलो बेटा इसको नीचे कर दे। सर एक बार आर्टिकल 44 समझा दो। बेटा उसको हम तभी पढ़ेंगे जब हम टाइम पे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? या बाकी मैं किसी दिन अलग से क्लास में बता दूंगा, अभी चैप्टर पूरा होने दे, ठीक है? ओके सर। हम यहाँ पर देख रहे थे श्रीलंका में लोगों के बीच में टेंशन हुई, लड़ाइयाँ हुई, ठीक है? याद है आपको? अभी अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है हमने। अब हम बेल्जियम में देखते हैं कैसे होने वाला है। Belgium leaders recognition of existence of regional differences and cultural diversities amended the constitution 4 times between 1970 to 1993। ये 23 साल में इन लोगों ने लगभग 4 बार उसको अमेंड किया और कुछ अच्छे अरेंजमेंट्स किए जिससे चीजें चलने लगे। जैसे कि क्या? Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government, यानी दोनों के बराबर मंत्री होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। Many powers of central government has been given to state governments of the 2 regions of the country. The state governments are not subordinate to central government. अब ऐसा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ पावर दे दी जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, और दोनों रीजन्स में जो लोग रह रहे होंगे तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। Number 3, Brussels have a separate government in which the both communities have equal representation. चाहे ब्रिसल्स में 20% ही फ्रेंच स्पीकिंग लोग हों, सॉरी डच स्पीकिंग लोग हों, और 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग हों, फिर भी दोनों के इक्वल राइट्स रहेंगे और दोनों के इक्वल मिनिस्टर्स भी वहां पर होंगे, उनकी सेपरेट गवर्नमेंट होगी। तीसरी का एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट होगी, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर व्हाट दे लिव, वेयर दे लिव, हैड पावर रिगार्डिंग कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज। मतलब एक आपकी लैंग्वेज रिलेटेड गवर्नमेंट होगी, वो आपकी फ्रेंच या डच या फिर जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए होगी। आप कहीं भी रह रहे हो, फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि अगर आप ब्रिसल्स में रह रहे हैं तो आप डच होंगे तो आपको कोई गवर्नमेंट नहीं है, आपकी वो गवर्नमेंट आपको वहां पर भी हेल्प करेगी, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो आपकी वहां हेल्प करेगी। इससे क्या हुआ कि दोनों की जो कम्युनिटीज थी उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई और लोग आराम से रहने लगे। नाउ यू सी द 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज जिसके थ्रू आप उस कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। एक ही तरह की आइडियोलॉजी थी, एक ही तरह की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन डिफरेंट तरह की आइडियोलॉजी और डिफरेंट तरह की एक्ट ऑफ रेक्टिफाइंग दिस प्रॉब्लम, उन्होंने इसको पूरा नजरिया ही बदल दिया चीजों का, रिजल्ट भी बदल दिया। ठीक है? यस सर। सर एक डाउट था सर, जो कम्युनिटी जो ये वाली गवर्नमेंट बनी है सर, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ये सभी लैंग्वेज कम्युनिटी के लिए डिफरेंट बनी थी कि एक बनी थी सर? नहीं डिफरेंट। ओके सर। सर जैसे आर्टिकल 44 में इक्वालिटी सर जब आप बता रहे थे तब सर कहा था कि एक होना चाहिए सर, जहाँ पे सर केस लड़े सर, जैसे जुडिशरी पर डिफरेंट होते हैं अभी, तो आर्टिकल 44 सर अभी लागू नहीं हुआ है ना? बेटा मैं तेरे को कैसे समझाऊं,
देखो बेसिकली आर्टिकल 54 क्या कहता है, चल मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। ये स्टेट्स को ये गवर्न करता है कि सही टाइम पर सभी जो लोग हैं उनके देश में सबको बराबर राइट्स उनके हों, उनको कॉमन सिविल कोड्स हो। फॉर एग्जांपल कॉमन सिविल कोड्स क्या है अब ये कि पर्टिकुलर किसी भी एक रिलीजन को ध्यान में रखते हुए उसको ये पावर ना हो कि वो किसी भी एक लॉ को आउटलॉ कर जाए, मतलब या फिर उसको आउट नंबर या आउट पावर कर जाए। फॉर एग्जाम्पल चलो ऐसे समझते हैं, इस्लाम में आप देखें तो इस्लामिक कानून यानी शरिया लॉ के अकॉर्डिंग 4 शादियां करना और किसी किसी वर्स्ट केस में 7 शादियां करना अलाउड है, ठीक है। yes, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलीगैमी अपराध है, ठीक है। यस सर। sir. हिंदू लॉ में भी पॉलीगैमी अपराध है। अब अगर आप 1 से 2 शादियां कर देते हैं, हिंदू अगर आप हैं, तो आपको सजा मिलेगी। अगर आपकी पहली पत्नी जीवित है या उसको आपने तलाक नहीं दिया है तो, मतलब एक व्यक्ति अगर आपकी एक पत्नी है यानी आपकी एक वाइफ जिंदा है या फिर आपने उसे तलाक नहीं दिया, डिवोर्स नहीं दिया है और आपने दूसरी शादी कर ली है, तो आपको सजा मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग आपको सजा नहीं मिलेगी। और आर्टिकल 44 यहाँ पर यह कहता है कि किसी भी कोई रिलीजन की वजह से किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए, सबको इक्वल सजा या फिर सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, इसी पे इतना ही बात करेंगे और ज्यादा बात करेंगे। ठीक है बच्चों। ओके सर। सर एक डाउट है, पूछूं सर इसी हाँ टॉपिक? बेटा। यस सर। सर अगर किसी कंट्री में, सर जैसे हमने पढ़ा कि मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में, सर अगर एक रिलीजन मेजॉरिटी में है, सर मान लेते हैं इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में है, तो सर ये तो अब जैसे अगर इसमें देखेंगे कि अगर वोट करेंगे तो मेनली तो सर जो भी पार्लियामेंट में आएंगे वो सर हिंदू ही लोग होंगे। बाकी सर मुस्लिम या किसी और, मतलब सर एग्जांपल के लिए मुस्लिम या फिर अगर क्रिश्चियनिटी के लोग, तो उनके कंपैरिजन में तो सर हिंदू लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में ज़्यादा नंबर्स में होंगे, क्योंकि सर जो वहाँ की मेजॉरिटी है। तो सर ऐसी कंट्री को हम एग्जैक्ट डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सर इसमें भी अगर देखें तो किसी एक रिलीजन के ही लोग पार्लियामेंट में हैं ज्यादातर। चलो अब इसको ऐसे समझते हैं, इंडिया इज नॉट अ कंट्री विच बिलोंग्स टू एनी रिलीजन। ये किसी भी एक रिलीजन का कंट्री नहीं है। भले ही यहाँ पर पावर में कोई भी रिलीजन का व्यक्ति हो, वो अपने लोगों को, फॉर एग्जाम्पल अगर मोदी है तो वो किसी भी हिंदू को कोई स्पेशल पावर नहीं दे सकते हैं। अगर कलाम साहब राष्ट्रपति थे तो वो किसी मुस्लिम को कोई स्पेशल पावर नहीं दे सकते थे, ठीक है। अगर सिख, हमारे जो मनमोहन सिंह जी अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो वो किसी भी सिख को स्पेशल पावर्स नहीं दे सकते थे। सर रिलीजन नहीं होता हमारी कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है और उसी के हिसाब से उसमें कोई पावर नहीं है। नाउ आई एम कमिंग टू दिस सेंटेंस Zaid has said, sir, from where do you find about Muslim? I live in a country where 30% of the population of this country is Muslim, brother. मैं एक ऐसे ही देश में रहता हूँ जहाँ पर 30% जो कम्युनिटी है लगभग वो मुस्लिम है। वो मेरे घर के बगल में रहते हैं, मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं, मुझे उनके बारे में बहुत पता है। शायद तुमसे ज्यादा पता होगा जैद। शायद तुमने कुरान ना पढ़ी हो, मैंने 3 बार पढ़ी है, वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ठीक है। और मैंने तुम्हारी पैदाइश से पहले अरबी सीखी थी। व्हेन यू वर लाइक, मे बी यू वर नॉट देयर इन द वर्ल्ड, I learned Arabi then like अब से 12-13-14 साल पहले लगभग शायद। I was in 10th or 11th I guess, तो 2004, कितने साल हो गए? 16 साल। I learned Arabic then, so I don't know what got you this कि मैंने कहाँ से सीखी। और मैं जिस स्टेट में रहता हूँ यहाँ पर मेजोरिटी अगर हम देखें तो लगभग 40% मुस्लिम्स हैं। मैं जिस शहर में रहता हूँ यहाँ पर लगभग 60% तक जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। और मैं मोहल्ले में रहता हूँ। कहाँ है ये?
किसी और दिन बताएंगे। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहां पर 6 घर ऐसे हैं जो मुस्लिम्स के हैं और 9 घर ऐसे हैं जो हिंदूज के हैं, मेरे मतलब मेरी बे में। ठीक है, कहाँ रहते हैं आप? किसी और दिन, अभी मैं फिलहाल इंडिया में रहता हूँ। ठीक है, ओके। तो मुझे तुमसे ज्यादा इस्लाम के बारे में भी, और मेरा जूनियर आपको मैं बताऊं, एक मेरा फ्रेंड है, जूनियर समझो, भाई समझो। ठीक है, आई हैव एन नंबर्स ऑफ रिलीजन ऑफ फ्रेंड्स। मतलब आप देखोगे तो मेरे को, मेरा क्रिश्चियन भी मेरा फ्रेंड है, मेरा सिख भी मेरा फ्रेंड है, मेरा मुस्लिम भी मेरा फ्रेंड है, जैन है एक मेरा फ्रेंड है। ठीक है, तो और आई एम अ पर्सन हु ट्रेवल अ लॉट। मैंने बहुत सारा इंडिया का स्टेट्स देख लिए हैं अच्छे से, मतलब रह के देखे हैं, खूब रह के, मतलब महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 साल, 1 साल, 2 साल, सब में अलग अलग रहा हूं मैं। तो मुझे काफी सारी चीजें पता है बेटा। Now Zaid is saying, are you making difference between Muslims and Hindu? मैं डिफरेंस नहीं कर रहा बेटा। There is a difference already, but India उस डिफरेंस को null and void कर देता है। मैं ये कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन के बारे में कुछ भी नहीं है। जैसे कि मुस्लिम्स में आप पूजा करते हैं अल्लाह की, क्रिश्चियंस में आप गॉड की करते हैं, हिंदूज में ईश्वर की करते हैं या भगवान की करते हैं, आम भाषा में उसे बोले तो। सिख में वाहिगुरु की करते हैं। अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग पूजाएं करते हैं, पद्धतियां अलग अलग। लेकिन ये सिर्फ रिलीजन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको अलग अलग नहीं देखता। वो सिर्फ ये मानता है कि सभी लोग एक ही धर्म के, वो किसी भी धर्म के हों, वो एक ही तरह के लोग हैं, उनको एक ही तरह के राइट्स भी हैं, प्रिविलेजेस भी हैं, और उनके ऊपर बंदिशें भी हैं, उनको सजाएं भी वैसी ही दी गई हैं, चाहे वो कोई भी किसी में किसी भी कम्युनिटी का हो। ठीक है बेटा? Zaid is saying yes, you are discriminating. All right, when did you feel this discrimination, beta? Zaid? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। बाकी जितने भी बच्चे हैं, अब कोई भी टाइप नहीं करेगा, सिर्फ जैद बताएगा प्रॉब्लम क्या है। अब कोई भी कुछ भी टाइप नहीं करेगा। जैद सही है गलत है वो बात मैं डिसाइड करूंगा, आप लोग अब कुछ भी टाइप नहीं करोगे। हाँ जैद बेटा बता। Zaid, in fact, you can speak yourself. देखो बेटा, मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हूं। तुम्हारे पेरेंट्स के डाउट्स पहले इंस्टीट्यूट को जाएंगे, फिर मेरे पास आएंगे। तो अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो इंस्टीट्यूट को कॉल करके मेरा नंबर ले लें और मुझसे बात कर सकते हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तुम्हें समझाना है, मेरी ड्यूटी तुम्हें समझाना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है। मेरी ड्यूटी ये नहीं है कि क्या रिलीजन क्या कहता है। बच्चे ने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है मैंने उसको एक्सप्लेनेशन दिया है। अब मैं ऑफेंड कोई हो रहा है या किसी को बुरा लग रहा है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहा है मैं तो वही कह रहा हूँ बेटा। अगर आपके पेरेंट्स उसमें एंग्री हो रहे हैं कि उनको गुस्सा आ रहा है मेरी बात पे, तो सर यू आर मेकिंग डिफरेंस, दे आर लिसनिंग विद मी। नो आई एम नॉट। अच्छा बच्चा, चलो मैं तुमको फिर से अपनी बात कहता हूँ। मैंने शायद जो मैंने आई बिलीव मैरिज को लेकर के बात कही है, उससे मुझे लग रहा है कि तुमको बुरा लग रहा है या तुम्हारे पेरेंट्स को बुरा लग रहा है। सो लेट मी रेक्टिफाई माई सेल्फ अगेन। लेट मी टेल यू दिस थिंग वन मोर टाइम, ठीक है? और अगर आपके पेरेंट्स भी सुन रहे हैं तो वो भी शायद सुन लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी रिलीजन में अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के अलग अलग बातें कही गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर
आप अगर आप एक मुस्लिम कम्युनिटी में बॉर्न हुए हैं, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुए हैं और आप उस रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वेरी गुड। अगर आप उस रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, अगर आप उस रिलीजन को छोड़ना चाहते हैं, आप कोई और रिलीजन अपनाना चाहते हैं, या आप हिंदू कम्युनिटी में पैदा हुए हैं और वो आप उस रिलीजन को छोड़ के कोई और रिलीजन अपनाना चाहते हैं, और अगर आप किसी भी कम्युनिटी में किसी भी रिलीजन में पैदा हुए हैं और वो रिलीजन छोड़ के आप कोई अनदर रिलीजन आप अपनाना चाहते हैं, तो वो रिलीजन आपको उससे प्रोहिबिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हैं, आप हिंदू फैमिली में पैदा हुए हैं और आप कुछ और रिलीजन अपनाना चाहते हैं, तो हिंदू सोचेंगे कि आप सही नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा हुए हैं और आप कोई स्टेप लेते हैं कि भाई आप मुस्लिम नहीं किसी और रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सारे मुस्लिम सोचेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपको राइट देता है कि आप जो चाहें वो रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी रिलीजन नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। उसके लिए मैंने मैरिज का एग्जांपल दिया था कि एक बार में मुस्लिम्स में 4 शादियां, स्पेशल केसेस में 7 मैरिजेस का प्रिविलेज है। अगर आप चाहें तो यू कैन रेफर द होली बुक कुरान, आप अपनी पवित्र पाक कुरान को पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो मैं आपको वो रेफरेंस का PDF भी भेज दूंगा। और बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को भी आप चाहे तो यूट्यूब करके सुन सकते हैं, गूगल करके सुन सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि कितनी शादियों को अलाउड है इस्लामिक कानून के अराउंड। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉज को अलाउ किए हुए है अभी तक। सेक्शन 44 जो है, जिसकी बात बच्चे ने कही थी, जो आर्टिकल 44 है, वो ये कहता है कि सभी का कॉमन सिविल कोड हो, सभी को एक ही तरह का कानून मानना पड़े, किसी भी रिलीजन की वजह से उसको स्पेशल प्रिविलेज या फिर कोई स्पेशल सजा ना हो। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। अब अगर अभी भी आपके पेरेंट्स या कोई चीज गुस्सा है उनमें, अगर उनको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं, सो दे कैन कॉन्टेक्ट द इंस्टीट्यूट। वो इंस्टीट्यूट को कॉल करके मेरा नंबर ले सकते हैं अगर चाहे तो, या फिर वहां पे बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा कहा है, मैं I'll put my words over there as well। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी जगह मुझे पता है बिल्कुल सही हूं। ओके, यस सर। सर आप एक्स्ट्रा भी पढ़ा लीजिए, क्योंकि सर हम में से तो किसी को नहीं लगता कि आप किसी को भी टारगेट कर रहे हैं। यस सर। एंड सर हम तो बिल्कुल फ्रीली सुनेंगे बिना किसी ये माइंडसेट रखे। चलो बच्चों, अब इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, विल डिस्कस इट इन अदर क्लास। ठीक है, और वैसे भी आज तो क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है सर, मुझे सर अभी क्लास ओवर हो रही है क्या? सर मुझे एक डाउट था। हाँ बेटा, प्लीज। सर जैसे बेल्जियम और श्रीलंका में, जो श्रीलंका की कंट्री, दोनों कंट्री में जो हमने केसेस देखे वो थे लिंग्विस्टिक केसेस, मतलब लैंग्वेज के आधार पर हम किस तरीके से इतना बड़ा वो हो जाता है। जैसे अभी श्रीलंका में सिविल वॉर हो जाएगा आगे, इस तरीके से केसेस। तो सर क्या लैंग्वेज इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में, कि पूरी गवर्नमेंट जो है वो इस लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोगों को इतने बड़े राइट दे सकती है? देखो बेटा, यहाँ पर लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। बात है आइडेंटिटी की, राइट? सेम आइडेंटिटी आप शेयर करते हैं। हो सकता है सफेद कपड़े पहनने वाले हो और लाल कपड़े पहनने वाले हो। उन लोगों को लगे भाई लाल कपड़े पहनने वाले जो लोग हैं वो तो 60% है और सफेद कपड़े पहनने वाले 40% है, तो लाल कपड़े पहनने वालों को हम स्पेशल राइट देंगे। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, एक रिफ्लेक्शन है किसी भी चीज के आईडी का, उनके आइडेंटिफिकेशन का एक रिफ्लेक्शन है, और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब कि सत्ता में भी वही लोग हैं और मतलब वो अपनी मेजॉरिटी वाले लोगों को प्रेफरेंस देंगे, इस तरीके से कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रेफरेंस देंगे, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि प्रेफरेंस का मीडियम कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है वो कहें कि भाई जो लंबे लोग हैं सारे के सारे, मैं उनकी गवर्नमेंट का व्यक्ति हूँ, मैं लंबा हूँ, मेरी हाइट अच्छी है, तो जितने भी लोग 6 फीट से ऊपर होंगे वो सबको ये प्रिविलेज दिया जाएगा कि वो एक बस टिकट का किराया नहीं देंगे। क्या ये सही है? नहीं, मैं बस यही किसी भी एक रिलीजन या फिर कास्ट या फिर कम्युनिटी या फिर क्रीड या फिर कलर या फिर कुछ भी, किसी भी एक बेसिस पर किसी भी एक कम्युनिटी को स्पेशल प्रिविलेजेस देना,
ना ही उस कम्युनिटी के खिलाफ बल्कि उस और कम्युनिटीज के साथ भी धोखा है, दोनों कम्युनिटीज के साथ बुरा कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन आप। हो गया ना, क्योंकि अगर आप एक्स कम्युनिटी को राइट्स देंगे ना तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ भी बुरा कर रहे हैं। और इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ, नेल्सन मंडेला को लेकर के। मैंने शायद पहले बताया भी था कि नहीं बताया था। यस सर जब बताया। ब्लैक पीपल्स Yes, का sir, राज बताया। आया और जब नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बनाया गया तो उनसे पूछा गया कि भाई आप इनको स्पेशल प्रिविलेज क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बोले आज मैं इनको अगर बैसाखी लगा दूंगा तो ये खड़े तो हो जाएंगे, चलने तो लगेंगे, लेकिन जीवन में कभी बैसाखी छोड़ नहीं पाएंगे और ये कभी दौड़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वही चीज है, प्रिविलेजेस कहीं ना कहीं देखने में डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं किसी दूसरी कम्युनिटी को, लेकिन वो आपको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और आपको पता नहीं चलता। ठीक है, ये सर उसे एक आदत सी बन जाती है कि हमें सर ये चीज मिलनी चाहिए। यस सर। और सर फिर Birth छोड़ने में right. टाइम लग जाता है उस चीज को। बच्चों, जैद और बाकी बच्चे, मैंने अभी कहा था ये चैट आप बंद कर दो, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। इफ एनीबडी वांट्स टू टॉक टू मी सेपरेटली दे शुड कॉल इंस्टीट्यूट एंड गेट माय नंबर, देन वी विल हैव अ वर्ड अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि अब ये चीजें खत्म हो रहे हैं तो ठीक है, इसको खत्म करके अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर पे सॉरी अब इस टॉपिक पे अब आप आगे बात मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैद को या फिर उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। मैं उसको ओके समझता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मेरे परिवार के बारे में या मेरी फॉर एग्जांपल मेरे पैर के बारे में कोई बुरा कहेगा कि तेरा पैर बुरा है तो मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू कन्वे दिस मैसेज कि भाई यार, रिलीजन कोई भी हो, आप अपने अपने रिलीजन को मनाने के लिए बिल्कुल छूट है आपको इंडिया में, और इंडिया किसी भी बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता दूसरे रिलीजन के साथ। बस मैं यही कह रहा हूं, और आर्टिकल 44 भी उसी में से एक है। बस अब इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं होगी। लेट्स स्टॉप दिस टॉपिक, एंड दिस टॉपिक, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को वहां से आगे बढ़ाएंगे। मेरे को डाउट है। ओके सर। ओके सर। सर आपने सर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है सर। किसका डाउट है मेरे को बताओ, चलो क्या क्या डाउट है बताओ। सर मेरे को सर जब आप स्टेट्स का बता रहे थे कि वहां पे जब हम सर मैंने ये भी देखा है सर, जब इलेक्शन होते हैं सर पीएम के तो स्टेट्स का देखते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, कि जितने स्टेट्स हैं वहां पे मेजॉरिटी है सर, जैसे दिल्ली में मेजॉरिटी है पर यूपी में नहीं है। तो सर वैसे ही पर अमेरिका में सर मैंने पढ़ा कि अमेरिका में जब मेजॉरिटी आ जाती है तो वो पूरे उनके पास आ जाती है, एक तरह से 50 की 50 सीट्स। अगर 50 में से 26 सीट्स एक गवर्नमेंट जीत जाती है तो 50 की 50 वहीं की उसकी सीट्स हो जाएंगी। सर उसे कौन सा सिस्टम कहते हैं? बेटा देखो, अमेरिकन इलेक्शंस और इंडियन गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो बिल्कुल अलग है। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यूपी में 80 सीट्स हैं, और अगर एक्स पार्टी को 40 सीट्स मिल गई या 50 सीट्स मिल गई और वाई पार्टी को 30 सीट्स मिली, ठीक है, तो 30 सीट्स वाई की रहेंगी और एक्स पार्टी की 50 सीट्स रहेंगी। जबकि यूएस में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल वॉशिंगटन डीसी में 30 सीट्स हैं और वो 17 सीट्स एक पार्टी को मिल जाती हैं और 13 सीट्स एक पार्टी को मिल जाती हैं, तो टोटल 30 सीट्स जो है वो एक जिसकी 17 सीट्स हैं उसको मिल जाएंगी, और वो स्टेट जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी के नाम से, या वो रिपब्लिक हो सकती है या फिर डेमोक्रेटिक हो सकती है, कोई भी पार्टी दोनों में से, उसको वो स्टेट को वो विन माना जाएगा। और इस तरह से वहां पर डिसाइड होता है। वहां पर एक लेंथी प्रोसेस है और उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे जब हम इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। सर मैं पूछूं अपना डाउट? हाँ बेटा पूछो। सर आपने लेटी का एक एग्जाम्पल बताया था, पर सर मुझे उस टाइम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, मैं समझ नहीं पाई कि हम क्या समझ रहे थे उस टाइम पे। एक तमिलियन वो थी, वो एक पार्टी, बट वो थी कहाँ पे, मतलब समझ नहीं आया। अच्छा, श्रीलंका में कोलंबो के पास एक जगह थी, उसका नाम मैं भी मेरे दिमाग से निकल गया है, जाफना, राइट। जाफना में एक इस तरह की एक पार्टी बनी। पार्टी क्या थी, एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, और वो लोग सोचते थे कि ये लिबरेशन ऑफ तमिल पीपल के लिए है,
और उसकी वजह से वो चाहते थे कि जो सिहालाज ने उनके ऊपर जातियां की हैं, जो उनको राइट्स उनके छीन लिए हैं, उनको जो उनको दबाया जा रहा है, तो उसका वो बदला लेंगे। मतलब उल्टा सिन्हालीज की तरफ थे वो? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तमिलियंस की तरफ से ही थे। वो तमिलियंस की तरफ थे? हाँ। अच्छा, फिर? और उसका जो लीडर था वो प्रभाकरन था, और वो वहां पर तमिल्स को इक्वल राइट्स की बात करता था, और अगर उनको नहीं मिल रहे थे प्यार से तो वो लोग अटैक कर रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे, मार रहे थे उस एरियाज में। उनकी जो डिमांड्स थी वो तो जायज थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप किसी को बॉम्ब नहीं कर सकते हो ना बेटा, आप किसी को जान से नहीं मार सकते हो ना अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन प्रोटेस्टर्स एंड टेररिस्ट। आप किसी कंट्री के खिलाफ, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करते हो, यू आर अलाउड टू डू इट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ओनली, ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप उस गवर्नमेंट के खिलाफ इतना पागल हो जाते हो कि आप बम फेंकना शुरू कर देते हो, लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देते हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपको टेररिस्ट बनना पड़ता, फिर आप टेररिस्ट मान ले जाते हो, फिर आपको गवर्नमेंट के एक्शंस का सामना करना पड़ता है। तो लिट्टे भी यही था। ओके सर। और सर आपने आर्टिकल 24 के बारे में, 44 या 24 के बारे में क्या बताया था, एक बार आप बता देंगे 44 दोबारा? के बारे में बताया था मैं अभी, उसी पे तो बेटा इतनी बात आगे बढ़ी है। सर आप कॉमन मुझे सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी रिलीजन को कोई प्रिविलेज नहीं देगी, और सबके पर्सनल लॉज जो है उनको खत्म करके, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो, कोई भी पर्सनल लॉ जो है उनको खत्म करके एक इक्वल कॉमन सिविल कोड लाएगी। बस ये एक ऐसा हो गया है क्या? अभी तो नो नहीं सर, लागू नहीं हुआ। लागू नहीं हुआ ना? और सर नहीं। हिंदू पर्सनल लॉज भी हैं, वो क्या कहते हैं? हिंदू पर्सनल लॉज आपको बताते हैं कि हिंदुइज्म में शादियां कैसे होती हैं, हिंदुइज्म में लोग कैसे रहते हैं, वो सब चीजों के बारे में बेटा। ओके सर। और सर जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट ने, दोबारा इलेक्शंस तो हुए नहीं थे, फिर भी एकदम से कैबिनेट रीशफल कर दी, ऐसा क्यों हुआ? वो प्राइम मिनिस्टर को राइट होता है कि अपनी अपनी कैबिनेट को रीशफल करने का। सर वो तो इलेक्शन आने वाले हैं ना, इसलिए। हाँ सर सुप्रेमेसी के ऊपर होता है ना पूरा झगड़ा। टाइम पीरियड भी सर सुप्रेमेसी तो नहीं कह सकते उसको, ये कहेंगे कि भाई जो उनको लगता है कि कोई डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल एक्स डिपार्टमेंट कोई व्यक्ति ठीक से नहीं चला रहा, या फिर उनको लगता है कि ये जो एक्स बंदा है ये नहीं कर पा रहा, लेकिन जो वाई बंदा है अगर ये आएगा इसके स्किल्स के साथ ये बेटर कर पाएगा, तो ऐसा उसको चेंज कर। क्या बता? पर सर मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ, सुप्रीमेसी के कारण, उस वजह से कि हमारा नहीं बेटा, सुप्रीमेसी नहीं, बिलीफ के कारण, मुझे लगता है बिलीफ, सुप्रीमेसी से ज्यादा बिलीफ है। सर पहले जो कुछ उसमें कैबिनेट में मिनिस्टर्स थे उनका टाइम पीरियड भी सर खत्म हो गया था। हाँ ये सर एक बार कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम समझा दो। क्या बेटा? कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। सर जैसे अभी बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट हुई थी, तो वो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि जैसे हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज और क्रिश्चियन लॉज होते हैं इंडिया में, ऐसे वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट थी कि जो कम्युनिटी के ऐसे रिलेटेड इश्यूज होंगे वो उनकी गवर्नमेंट सॉल्व, मतलब उनकी एक कोएलिशन सॉल्व कर। रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल डच लोगों को फ्रेंच जो स्पीकिंग एरियाज हैं, जो डच स्पीकिंग लोग हैं वहां पर, जो किसी फ्रेंच स्पीकिंग एरिया में रहते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको हेल्प करते थे, वहां पर उनके इश्यूज को रेक्टिफाई करते थे, बस ये है और क्या। अच्छा, मतलब दोनों कम्युनिटीज के बीच में अगर कोई दिक्कत आ जाए, दोनों कम्युनिटीज के बीच में सामंजस्य बिठा के चलाने का काम था उनका, कि भाई दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सर मतलब बीच में ऐसा आदमी जिन्हें दोनों का पता हो, जिस कारण से वो दोनों की साइड ले सके। सर जो न्यूट्रल है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, गवर्नमेंट को किसी को प्रेशर नहीं देना चाहिए, भले वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। साइड नहीं लेनी चाहिए ना सर गवर्नमेंट में। वही तो डेमोक्रेसी का अच्छा, वो खूबसूरती डेमोक्रेसी की यही है कि चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो किसी भी एक कम्युनिटी को उनको कोई प्रिविलेज नहीं देगी जस्ट बिकॉज कि वो किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, जिसलिए तो इंडिया जो है फ्लरिश करता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार से रहते हैं, सब खुश रहते हैं, एक साथ रहते हैं। फ्लरिश तो इसीलिए कर रहा है ना। आप पूरे दुनिया में जो रिस्पेक्ट इंडिया को दी जाती है,
वो किसी और कंट्री को मुझे नहीं लगता मिलेगी इस तरह से। सर शायद इस वजह से ना, क्योंकि हम इंडियंस पहले हैं, धर्म बाद में आता हमारे यहाँ। एग्जैक्टली। सर जो आपने लेटर बताया, बेटा आपकी वॉइस कट गई है। सर इसमें बुक में ना 2 फोटोग्राफ्स थी, मैं उनका मतलब समझ नहीं पाई थी। उनके नीचे ये लिखा था, द फोटोग्राफ हियर इज़ ऑफ अ स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम, यू विल नोटिस दैट प्लेस नेम्स एंड डायरेक्शंस इन 2 लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड डच। तो 2 लैंग्वेजेस में है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब जो फ्रेंच मार्केट है वो वहां पर अलग ये है, दिखा डच हुआ है ना, मार्केट। जो फ्रेंच समझना चाहते हैं वो फ्रेंच से समझ ले, जो डच समझना चाहते हैं डच से समझ ले। अच्छा ठीक है, यस सर। ठीक है सर बच्चों, आज की मतलब वहाँ क्लास पे के लिए हर इतना ही स्टेज है। पर दोनों को See you in the बराबर next रखा class. था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं शेड्यूल करूंगा, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट बार 2 क्लासेस हों दिस वीक में, और एटलीस्ट ये चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर हम दोनों खत्म कर रहे हैं। ठीक है? ओके सर। ओके सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। बाय सर। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, गुड इवनिंग एवरीवन। बाय एवरीवन।